तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएस नेगी की जो हम क्लास चला रहे थे उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट आ चुका था यानी कि चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश या फिर शासन काल। तो उसमें हमने बात करी थी कुड़िंद की करी थी। ठीक है, और उसके बाद जो भी शासन वंश आए थे उनकी हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे कुलूत वंश की। तो कुलूत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। ठीक है, कांगड़ा जिला यानी कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ की एक घाटी है कुल्लू घाटी, वहाँ पे ये राजवंश शासन कर रहा था। कुलूत वंश की जानकारी बृहद संहिता व मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। ठीक है, जो ये वंश है इससे पहले हमारा आया था कौन सा राजवंश, युगसैल का गोत्री वंश हमने पढ़ा था, जो कि कालसी प्रदेश के आसपास इसका मतलब शासनकाल था। उसके बाद हम बात करेंगे आज कुलूत वंश। तो कुलूत वंश हमारा कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और इस बात की जानकारी हमें बृहद संहिता और मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। ठीक है, कुलूत वंश का प्रतापी शासक वीर यश था। वीर यश की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं। तो अगर कुलूत वंश का शासक पूछे तो वीर यश है, और इसकी मुद्राएं पूछेगा कि किस प्रकार की थी तो वृत्ताकार की थी और रजत प्रकार की मतलब रजत मुद्राएं थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काशीपुर जो कि गोविसाण में मित्र वंश की बात करते हैं। ठीक है, तो काशीपुर में दो मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। एक है मातृमृत मित्र, एक है पृथ्वी मित्र। ठीक है, यानी कि काशीपुर में हमें दो राजाओं के बारे में उल्लेख मिला है। तो नाम है उनके मातृमित्र और पृथ्वी मित्र। अब बात करेंगे इनके आगे। अब बात करेंगे हम हिमालय का कृतपुर राज्य। ठीक है, तो कर्तपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। यानी कि जो कर्तपुर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और रोहिलखंड वाला भाग आता है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कर्तपुर पर कुड़िंदू का शासन था एवं कर्तपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो एक कर्तपुर है इस पर किसका शासन था, कुड़िंदू का शासन था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कर्तपुर राज्य की कार्तिकेयपुर मानते हैं। स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। उस समय कर्तपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। यानी कि जिस प्रकार स्कंदगुप्त के काल में हुणों ने आक्रमण किया था, तो उसी प्रकार माना जाता है कि जो कर्तपुर राज्य पर भी हुणों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं छंगलेश वंश की। लाखामंडल के खंडित शिलालेख छांगलेश वंश से संबंधित थे। ठीक है, जो लाखामंडल स्थित है आपका देहरादून में, वहाँ पे जो खंडित शिलालेख थे वो किससे संबंधित थे, छांगलेश वंश थे। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम शत नामक राजा का नाम मिलता है। ठीक है, यानी कि जो खंडित अभिलेख थे लाखामंडल में वो किससे संबंधित थे, छांगलेश वंश से संबंधित थे, और इसमें 7 राजाओं का नाम उल्लेख है, जिसमें कि पहला किसका था, नरपति जयदास का, और लास्ट नाम था नामक्षत नामक राजा का नाम मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंहपुर का यदुवंश। यदुवंश का शासन 6वीं 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। तो जो हमें यदुवंश के राजाओं की जानकारी कहाँ से मिली है,
जो लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का लेख हमें मिला था, वहाँ से इस वंश की जानकारी मिलती है। और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। ठीक है। यदुवंश का संस्थापक जो है सेन वर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। तो यदुवंश का संस्थापक पूछता है कभी, तो सेन वर्मन, और इसकी राजधानी कहाँ थी? सिंहपुर में थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनाया था। यानी कि जो राजकुमारी ईश्वरा थी, ये किसकी पुत्री थी? भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और जालंधर कुमार एक चंद्रगुप्त की जो क्या थी? पत्नी थी। और ईश्वरा ने क्या बनाया था? लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड में नागवंश की। ठीक है। तो छठवीं और सातवीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। यानी कि जो उत्तराखंड में नागवंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? एक त्रिशूल लेख है जो कि गोपेश्वर में है, उससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। इन राजाओं के नाम आप याद जरूर करना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो नाम है स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग व असुनाग। ये 4 नाम जो हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिले हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि एक नागवंश वंश नामक कोई यहाँ पे शासन करता होगा। ठीक है। लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। यानी कि जो इसमें से एक राजा हैं गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में, यानी कि अपने शासनकाल के दूसरे साल में क्या किया था? रुद्र महालय के सामने एक शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं-7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, इसमें दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासन प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में एक अभिलेख भी है। जो गणपति नाग हैं, ठीक है, उन 4 नागवंश के जो 4 राजा थे, उसमें से एक गणपति नाग भी हैं। तो इनका एक अभिलेख मिला है रुद्र महालय मंदिर जो है गोपेश्वर में, वहाँ से। ठीक है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। यानी कि जो यमुना घाटी है, वहाँ पे जो यदु वंश शासन कर रहा था, ठीक है, उनको वहाँ से हटाने या उनका अस्तित्व मिटाने का श्रेय जो है नागवंश थे, क्योंकि यदुओं के बाद कौन आए थे? नागवंश ही आए थे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मौखरी वंश की। जितने भी हमने वंश है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कभी किसी से क्वेश्चन बन गया तो आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं मौखरी वंश। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। यानी कि जो उत्तराखंड में नाग शासक शासन कर रहा था, इनको किसने परास्त किया था? कन्नौज के मौखरी वंश ने इनको क्या किया था? हराया था। और जिनके इस वंश के मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ग्रहवर्मा थे। ठीक है। और जब ग्रहवर्मा की हत्या हुई तो मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। यानी कि जब मौखरी वंश के बाद किसका आगमन होता है? हर्षवर्धन। तो मौखरी वंश का जो अंतिम राजा था ग्रहवर्मा, उसकी जब हत्या हुई थी तो उसके बाद उसका जो बहनोई था हर्षवर्धन, उसको उसका राज्यकाल के सौंपा गया था। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नागवंश के बाद मौखरी वंश आता है। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो हर्षवर्धन के काल में आप हाथ में क्या आ गया था? शासन आ गया था। तो अब इनके बारे में हम बात करेंगे। थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। यानी कि
बाणभट्ट की एक पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी बार बार, ये हर्षचरित। हर्षचरित में क्या बोला गया है कि ये जो थानेश्वर का हर्षवर्धन है वंश है, ये कहाँ आया था? उत्तराखंड आया था। इस किताब में ये बात कही गई है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलोही मोपुलो यानी ब्रह्मपुर राज्य में गया। यानी कि हर्ष के काल में, जो हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग, ठीक है। इसने क्या किया, हिमालय के पोलोही मोपुलो, जिसको कि ब्रह्मपुर राज्य कहा गया है, वहाँ पे आया। कौन? ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुर में 5 बौद्ध विहार हैं, ठीक है। कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या बोला है? ब्रह्मपुर कहा है। तो उस समय की जो पहचान है, यानी कि आधुनिक जो अभी गढ़वाल और कुमाऊं है, उस समय का पूरा संपूर्ण भाग ब्रह्मपुर कहलाता था। तो उसी समय ह्वेनसांग भी आया था। ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए मोयुलो कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी माप बताया है। तो ह्वेनसांग ने जो गंगा है, गंगा नदी है, उसको महाभद्रा कहा था। पूछ सकता है कभी कि गंगा को महाभद्रा किसने कहा था? ह्वेनसांग ने कहा था। और हरिद्वार के लिए, ये तो आपको पता ही होगा, मोयुलो शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय, यानी कि हर्षवर्धन के बाद कौन सी घटनाएं हुई, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था। यानी कि जो हर्षवर्धन वंश था, इसका क्या हो गया था? 647 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज राज्य का विघटन हुआ, जो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्यों में टूट गया था। यानी कि जो कान्यकुब्ज है, यहाँ पे हर्षवर्धन वंश का क्या था, मतलब शासनकाल चलता था। तो जैसे हर्ष की मृत्यु हुई तो इस राज्य का भी क्या हो गया, स्वतः विघटन हो गया, जो कि फिर किस में टूट गया? कान्यकुब्ज, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्यों में अलग अलग क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। इन तीनों राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत CUकी से मिलता है, और इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। यानी कि 3 राज्यों के होने की बात ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है CUकी, उसमें मिलता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा राज्य था वो ब्रह्मपुर था। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। तो इसके बाद आता है पौरव वंश, ठीक है। और ये हमें मिलता है किससे? हर्षवर्धन का जो मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख है, उससे मिलती है। तो बांसखेड़ा अभिलेख, मधुवन अभिलेख किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। मार्कंडेय पुराण एवं बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था। यानी कि जो 3 राज्य थे हमारे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, ठीक है, और एक क्या था, गोविषाण, ठीक है। इन तीनों राज्यों में ब्रह्मपुर सबसे बड़ा था, इस बात को आप ध्यान देना। तो इसी पर क्या था, पौरव वंश का शासन भी था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक विस्तृत था, और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, ये किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो अलग अलग वंश दे दिए जाते हैं। तो पौरव वंश से ये संबंधित है। तालेश्वर ताम्रपत्र आपका पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है।
तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब की गई थी? 1915 में की गई थी। और तालेश्वर ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन विष्णुवर्मन शासक का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन भी थे। जो पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन थे। और इस ताम्रपत्र में दो राजाओं का उल्लेख ये भी पूछा गया है, ठीक है, कि तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजाओं का उल्लेख है या किस शासकों का उल्लेख है। एक तो है द्युतिवर्मन, एक है विष्णुवर्मन। और पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन थे, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित था या फिर ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित था, कह सकते हैं। और इसकी जो खोज हुई थी 1915 में हुई थी, ठीक है। और इस ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन शासक का उल्लेख मिलता है। और पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन थे, ठीक है। आगे है पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहते हैं, ठीक है। तो पौरव वंश है या फिर पर्वताकार, जो दोनों एक ही हैं, ठीक, कंफ्यूज ना हो। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख है, यानी कि जो पौरव वंश के ताम्रपत्र हैं इनमें 5 राजाओं के नाम हैं। नाम की बात करें तो विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन शासकों का वर्णन मिलता है। तो कितने हो गए आपके? एक तो हो गए विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और द्युतिवर्मन। और पौरवों के कुल देवता थे वीरणेश्वर स्वामी, ठीक है। पौरव वंश की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी। तालेश्वर पत्र जो था, तालेश्वर ताम्रपत्र, ये संस्कृत भाषा में और गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित था। अब हम बात करेंगे पौरव वंश का प्रशासन। पौरव शासकों के निवास स्थान को कोर्ट एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। यानी कि पौरव वंश के जो जहाँ रहते थे, पौरव राजा जो रहते थे, जहाँ रहते थे सॉरी, उस स्थान को कोर्ट कहा जाता था। और राजकुमार के लिए, यानी कि जो राजकुमार होता था, राजा होता था, उसके लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया है, यानी कि जितने भी मंत्री थे पौरव वंश के, उनको क्या कहा जाता था? राजमात्या कहा जाता था। पौरव वंश के सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। जो सेना नायक होता था उसको कहा जाता था बलाध्यक्ष। संधि विग्रहिक को विदेश मंत्री व द्विवीरपति लेखक वर्ग को प्रधान होता था। जमनपति पदातिक सेना का मुख्य होता था। यानी कि विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्रहिक। और जो लेखक वर्ग का प्रधान होता था, यानी कि जो लेखा जोखा का काम करता था या जो लिखता था, उसको बोला जाता था द्विवीरपति। और जो सेना का मुख्य होता था, प्रमुख होता था सेना का, उसको जमनपति कहा जाता था, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि विदेश मंत्री को पौरव वंश में क्या कहा जाता है, सेना नायक को क्या कहा जाता है, ठीक है। आगे है पौरव शासकों के आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था, एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। यानी कि उस समय जो भी आय का स्रोत था, इनकम सोर्स था, वो टैक्स था, ठीक है, भूमिकर था, जिसको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। और गुप्तचर का कार्य कौन करते थे? कटुक करते थे। भूकर वसूलने का अधिकारी जो होता था भागिक कहलाता था, ठीक है। भागिक, जो भी भूमि कर वसूलता था, उस अधिकारी को भागिक कहा जाता था। पौरव काल में 2 तरह की भूमि थी, एक तो थी केदार, दूसरी थी सारी। सिंचित भूमि को केदार कहा जाता था और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। यानी कि जो भूमि सिंचित थी, ठीक है, तो उस भूमि को केदार, ये क्वेश्चन भी बनता है तो ध्यान से देखना कि केदार भूमि कौन सी थी? सिंचित वाली भूमि। और सारी भूमि कौन सी थी? असिंचित वाली। भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम,
व कुल्यवापम विधि का प्रयोग होता था। तो अगर एग्जाम में पूछता है द्रोणवापम, खारीवापम या कुल्यवापम विधि क्या है, ठीक है, ये एक भूमि मापने की क्या है, एक प्रणाली है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी कि उस ताम्रपत्र में, तालेश्वर ताम्रपत्र में जो उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, बागवान होते हैं, उसके लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शत्रुघ्न। हमने ब्रह्मपुर राज्य की बात कर ली थी, उसके बाद हमने पढ़ा पौरव वंश। अब हम बात करेंगे शत्रुघ्न राज्य, उसके बाद गोविषाण राज्य, ठीक है। तो शत्रुघ्न राज्य कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। जो कन्याकुब्ज हमने आगे पढ़ा था हर्षवर्धन का, 3 भागों में डिवाइड हो गया था वो, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ब्रह्मपुर, दूसरा शत्रुघ्न राज्य, तीसरा गोविषाण राज्य। तो कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। तो ठीक है, और कनिंघम क्या मांगते हैं कि यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो कुछ चीनी यात्री जो आए हुए थे उनका मानना है कि इस राज्य के पूर्व में गंगा था, मतलब गंगा नदी बहती थी, और उत्तर में बहता था, मतलब उत्तर में हिमालय था, और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी, ठीक है। और कनिंघम मानते हैं, जो हमारे पुरातत्व वेदा हैं वो मानते हैं कि यह भाग जो था सिरमौर गढ़वाल वाला हिस्सा था, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग मानना है कि कहाँ पे था। आगे है गोविषाण राज्य। कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविषाण राज्य में टूटा था। तो कनिंघम के अनुसार गोविषाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। तो कनिंघम क्या मानते हैं कि गोविषाण राज्य के जो काशीपुर तो है, उसके साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जिले भी क्या है, शामिल थे। गोविषाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था, ठीक है। और कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पलेठी शिलालेख की। ये क्वेश्चन भी इससे भी बहुत बार मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं 8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो एग्जिट अगर हम लोकेशन बात करेंगे तो हिंडोला खाल में स्थित है। अगर हिंडोला खाल ना आए ऑप्शन में तो देवप्रयाग में, ठीक है तो देवप्रयाग में ही, देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है और 7वीं से 8वीं सदी का है, ठीक है। और जो ये मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर, कल्याण वर्मन ने बनाया था। और इन शिलालेखों में जो पलेठी शिलालेख हैं उसमें नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो देवप्रयाग के हिंडोला खाल में यह मंदिर स्थित है और इसकी स्थापना कल्याण वर्मन ने की थी, इस मंदिर की, ठीक है। और 7वीं से 8वीं सदी के बीच का है यह मंदिर। और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी क्या मिलता है, नाम मिलता है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आदि गुरु शंकराचार्य। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, आज तो नहीं कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। तो जब ये राजवंश उत्तराखंड में शासन कर रहा था तो उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य का भी क्या हुआ, हमारे उत्तराखंड में आगमन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था और उस समय उनकी आयु 32 ईयर्स की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना शरीर कब त्यागा था, देह कब
त्यागा था, तो 820 ईस्वी में त्यागा था, ठीक है। और आदिगुरु शंकराचार्य ईस्ट गण के समय उत्तराखंड में आए थे। अगर एग्जैक्ट पूछेगा किसके समय में आए थे, ईस्ट गण, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश के ही थे। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई थी, पूरे भारत में, ठीक है। एक तो है ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, ठीक है। आगे है शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, और जिसके गुरु गोविंद स्वामी जी थे, ठीक है। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु थे और माता सुभद्रा थी। तो शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था, ठीक है। और उस समय इनका जो साम्राज्य था चेर साम्राज्य के अधीन था, और इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।